Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो आज हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक को और आज इसे डिटेल में समझेंगे और फिर कल मैं अपलोड करूंगा इसी के रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो देखिए फ्लूइड क्या होते हैं। तो बोला गया कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव द शेप एंड इट्स ओन। मतलब वो सब्सटेंस जो फ्लो कर पाए, जो बह पाए और किसी एक फोर्स के अप्लाई करने पे, और उसका अपना कोई शेप नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड के एग्जांपल में अगर देखा जाए तो लिक्विड भी एक फ्लूइड है और गैस भी एक फ्लूइड है, क्योंकि दोनों ही बह पाते हैं और दोनों का कोई शेप और साइज नहीं होता है। साइज होता है मतलब शेप नहीं होता है। अच्छा, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है ये समझते हैं। फ्लूइड आइदर एट रेस्ट और इन मूविंग मैनर दैट देयर आर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट पार्टिकल। फ्लूइड या तो रेस्ट पे रहता है या तो मूविंग रहता है और उसके रिलेटिव जो भी एडजेसेंट पार्टिकल्स उसमें कोई फोर्स नहीं होता है और कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। नो शेयरिंग स्ट्रेस, कोई शेयरिंग स्ट्रेस देखा नहीं जाता है। ओनली प्रेशर देखा जाता है। और प्रेशर क्या होता है, तो अगर हम प्रेशर कहें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। फोर्स बाय एरिया को क्या बोलते हैं हम, फोर्स बाय एरिया को प्रेशर कहते हैं। और मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा रखा है कि प्रेशर का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं और इसी को हम प्यार से बुलाते हैं और इसे हम कहते हैं क्या, पास्कल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बातों को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं प्रेशर को। प्रेशर क्या है, प्रेशर का मैंने अभी बोला कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। इसे क्या कहते हैं, प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। सिंस द यूनिट पास्कल इज टू स्मॉल टू द प्रेशर एनकाउंटर इन द पार्टिकल, इसलिए हम किलो पास्कल को भी यूज़ करते हैं क्योंकि पास्कल बहुत छोटा हो जाता है इसलिए। और 1 किलो पास्कल होता है 10⁻³ पास्कल के इक्वल। और 1 मेगा पास्कल को भी देखेंगे, 1 मेगा पास्कल होता है 10⁻6 पास्कल के इक्वल। और इसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अदर यूनिट्स भी देखा जाता है जो जिसे हम बार, एटीएम, है ना, इस तरह से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं प्रेशर के यूनिट को। और उसके बाद आते हैं अगर हम लोग प्रेशर और कितने टाइप के होते हैं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होते हैं, गॉज प्रेशर होते हैं, वैक्यूम प्रेशर, ये सभी अलग अलग टाइप के प्रेशर है। एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे एक एक्चुअल प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। द मोस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आर calibrated to read zero in the atmosphere and therefore indicate the gauge pressure। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर हम गॉज प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल जो प्रेशर है उससे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर माइनस कर दें तो वो जो प्रेशर आएगा उसे हम लोग गॉज प्रेशर कहते हैं। प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। और अगर कभी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी नीचे हो जाए तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो ये सभी कॉन्सेप्ट से प्रेशर के बारे में, किस किस टाइप के प्रेशर हो सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, एक लिक्विड कॉलम में कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है वो समझते हैं। फोर्स मास ऑफ ए लिक्विड इन ए कॉलम इनटू डेप्थ, उसकी हाइट, एन जी, इसको मिला क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ, देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है, बोला गया है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू जी बोल सकते हैं। और हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा क्या, फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ। तो मैं इस फोर्स को क्या लिखता हूँ, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी। और प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अब मैं फोर्स की जगह पर इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है। तो क्या मिल जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी बाय नीचे एक और एरिया, और ये एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और क्या बचा, प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी एच, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला लिक्विड कॉलम में, कि लिक्विड कॉलम में प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा। ये रहा प्रेशर का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। इन सभी स्टेप्स में यही सब बातें की गई है। जैसे कि मान लीजिए लिक्विड कॉलम में प्रेशर से आप क्या समझते हो, मान लीजिए एक लिक्विड कॉलम है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। अब इस पे जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट की हाइट आप मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक h है, और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इसकी हाइट
इसकी डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ये होगा इसके अंदर का प्रेशर। तो ये बहुत सिंपल इससे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी टाइम मैथमेटिकल क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही आसानी होगा चीज़ों को समझने में। देखिए द प्रेशर ए हाइट ऑफ ए लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ ए कॉलम ऑफ लिक्विड में प्रेशर जो है इन बातों पर डिपेंड करता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ये हम समझते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए कि इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट की हाइट अगर h है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट h डैश होगी, तो जिसकी वजह से हाइट में चेंजेस आने की वजह से प्रेशर में भी चेंजेस आ जाएगा। तो अब जो एक्चुअल इसका अगर मैं रफली एक प्रेशर निकालना चाहूँ तो इसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रेशर बॉटम माइनस प्रेशर टॉप इक्वल रो जी एच, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया, प्रेशर बिलो इज ग्रेटर देन द प्रेशर अबव, जो नीचे वाला प्रेशर है वो ज़्यादा होगा ऊपर वाले प्रेशर से, बिल्कुल, क्योंकि नीचे का हाइट ज़्यादा है, अगर हाइट बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ऊपर का हाइट कम है तो हाइट अगर कम आ तो प्रेशर भी कम जाएगा, है ना। तो प्रेशर बॉटम में जो है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है इसलिए प्रेशर ज़्यादा होगा, और टॉप पे प्रेशर कम होगा क्योंकि डेप्थ कम है इसलिए प्रेशर भी कम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बातों को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। वाई स्पीड ऑफ वाटर लीकिंग फ्रॉम द बॉटम होल इज़ लार्जर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है नीचे में। यहाँ से जो देखिए वाटर निकल रही है वो यहाँ तक जा रही है, और यहाँ वाली वाटर यहाँ पर, और नीचे वाली ये ऊपर वाली वाटर यहाँ तक, बस। तो यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस होगा हाइट की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बातों को लेके। पास्कल्स लॉ क्या कहता है ये समझते हैं। According to this law, the pressure applied to an enclosed liquid is transmitted undiminisable to every point of the liquid and wall of the container vessels। मतलब क्या कि अगर पास्कल्स लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर आप लिक्विड के किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को अप्लाई करो तो ये अनडिमिनिस्ड पूरे ही लिक्विड में प्रेशर छा जाएगा। जैसे कि मैं इसको ये अच्छा शेप नहीं दिया गया, अच्छे एक शेप से समझाता हूँ कि पास्कल्स लॉ कैसे काम करता है। मानिए ये एक कंटेनर है, इसमें इधर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और इधर बहुत कम है। अगर मैं इस वाले कोने में प्रेशर देता हूँ तो ये वाला प्रेशर में इक्वल प्रेशर इस तरफ से ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब प्रेशर बिल्कुल भी कमेगा नहीं, डिमिनिश नहीं होगा, इक्वल प्रेशर पूरे में ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ वाले इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, ये डायग्राम देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, जैसे कि यहाँ पर देखिए उसी डायग्राम को दिया गया है हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है, कि इस वाले में मैंने कार को रख दिया। अब यहाँ पर जितना प्रेशर अप्लाइड हुआ होगा यहाँ पर भी उसके ऑपोजिट उतना ही प्रेशर अप्लाइड हुआ होगा, और इसको हम लोग कितना हाइट चेंज आया है उससे हम लोग कार के वेट को भी मेज़र कर सकते हैं। क्या बोला गया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया एट द सेम डेप्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल है, इसको मैं बोलता हूँ P1, इस पॉइंट के प्रेशर P2 का। तो प्रेशर 1 क्या होगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ होगा फोर्स 1, यहाँ होगा एरिया 1, यहाँ क्या होगा फोर्स 2 एरिया 2। चूँकि प्रेशर इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P2। तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स 1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। और यहाँ तक हम फोर्स निकालना चाहें F2 के F1 को निकालना चाहें तो F1 क्या हो जाएगा, F2 को निकाल, चलिए F2 को निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इन लोगों ने F2 को निकाला है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। F2 क्या हो जाएगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो F1 इंटू में A2 ऊपर चला जाएगा और A1 नीचे। तो इस तरह से यहाँ पर ये डेरिवेशन भी कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको करके समझा दिया। चलिए, विथ अ लिटिल फोर्स यू कैन लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट जैक, मतलब क्या कि आप लिटिल फोर्स से, थोड़ा सा फोर्स से, यहाँ पर आप थोड़ा फोर्स लगाओ तो आप किसी हेवी ऑब्जेक्ट को ईजिली उठा सकते हो। यही हाइड्रोलिक जैक काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक जैक भी क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए, मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। पहले मैं आपको एक इसको समझा देता हूँ ब्लैंक पेज में, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर भी लेके आऊँगा और चीज़ों को अच्छे से समझा दूँगा कि कैसे बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग चीज़ों को। एक मैं अगर खाली पेज यहाँ लेना चाहूँ, चलिए यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए क्या है, यहाँ पर मैं ऐसे करके एक कॉलम लेता हूँ। अब रूल्स क्या होता है कि मैं हर एक पॉइंट पे एक प्रेशर एक लिक्विड लेता हूँ, और लिक्विड को मैं मरकरी लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर लिक्विड को, मरकरी। ये जो लिक्विड है ये मरकरी है। अब मैंने क्या किया कि हर एक पॉइंट पे लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पर हर एक पॉइंट पे, P एटमॉस्फेरिक, PATM।
P एटमॉस्फेरिक लग रहा है, PATM, हर एक पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, बीच वाले पॉइंट से प्रेशर को हटा करके यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्लॉक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कॉलम लगा करके, लिक्विड कॉलम लगा करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्लॉक कर देता हूँ। तो लिक्विड का क्या कहना है कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, मगर यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने ब्लॉक कर दिया। तो उस प्रेशर को, इन आजू बाजू वाले दोनों प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ का लिक्विड कॉलम में ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ का लिक्विड कॉलम में ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। ये तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक कि इस पॉइंट का प्रेशर, इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ, दूसरे पेन से लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक कि इस पॉइंट बी का प्रेशर इस पॉइंट ए और पॉइंट सी के प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। तब तक ये ऊपर चढ़ेगा जब तक पॉइंट बी का प्रेशर पॉइंट सी और पॉइंट ए के इक्वल ना हो जाए। तो कब तक ऊपर चढ़ना होगा उसे, जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होने के लिए उसे चढ़ना पड़ेगा 760 मिलीमीटर तक इसे ऊपर चढ़ना होगा। और ये कौन सा लिक्विड है, तो ये मरकरी है। ये क्या है, मरकरी। और कहाँ तक चढ़ना पड़ा इसे 760 मिलीमीटर तक चढ़ना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। इसलिए कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, क्योंकि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए मरकरी कॉलम में 760 मिलीमीटर तक ऊपर चढ़ गया ताकि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाए। तो ये है बैरोमीटर का एक बेसिक, किस फंक्शन पे, किस प्रिंसिपल पे बैरोमीटर काम करता है, मैंने आपको वो समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया है यहाँ पर, इन्वर्टेड क्लोज ट्यूब विद द लिक्विड फिल, मतलब कि यहाँ पर क्लोज ट्यूब को डाला गया है जिसमें लिक्विड फिल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब लिक्विड यहाँ पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये कब तक चढ़ेगा, जब तक कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो कॉलम ऑफ लिक्विड इज held by the pressure of the liquid in the tank near the surface of the pressure, the atmospheric pressure, so the atmosphere holds the liquid up। और एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, लिक्विड को ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, जहाँ की मैंने आपको ये इजी लैंग्वेज में समझा दिया है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बैरोमीटर लिया गया है। बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन सपोर्ट ए कॉलम ऑफ वाटर 10.3 मीटर। अगर हम यहाँ पर मरकरी लेंगे तो 760 मिलीमीटर तक चलेगा या फिर 76 सेंटीमीटर तक चलेगा, हम ये कह सकते हैं। मगर यहाँ पर आप लिक्विड के मरकरी की जगह अगर आप हल्के लिक्विड को लो, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा था इसलिए ये कम हाइट तक चला, और वाटर का डेंसिटी क्या है, कम है, तो इसे ज़्यादा हाइट चढ़ेगा। और ये कितना हाइट चढ़ जाएगा, तो ये 10.3 मीटर हाइट तक चढ़ जाएगा। और एक कॉलम ऑफ मरकरी जो है वो 13.6 टाइम डेंसर होता है, इसलिए वो 30 इंच तक ही चढ़ेगा, दैट इज़ 760 मिलीमीटर तक ही वो ऊपर चढ़ेगा। ये यहाँ पर बोला गया है द मरकरी ऑफ बैरोमीटर। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बायोन फोर्स क्या होता है वो समझते हैं। बायोन फोर्स, द वाटर पुश डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पुश अप द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोला गया है क्या कि अगर पानी में किसी ऑब्जेक्ट को हम रखें तो उस पर एक ऊपर की ओर एक प्रेशर लगता है, ऊपर की एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम बायोन फोर्स कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द डाउनवर्ड फोर्स इज द बायोन फोर्स। जो नीचे के आने वाला फोर्स और ऊपर जाने वाला फोर्स के डिफरेंस को हम इफेक्टिव बायोंट कह सकते हैं। ऊपर धक्का देने को बायोंट कहते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है। सिंस द प्रेशर इज लार्ज ऑन द बॉटम ऑफ बायोंट फोर्स अप, अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो चीज़ें फ्लोट करेंगी, अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो चीज़ें सिंक करेंगी और डूब जाएंगी। बस ये सिंपल कहना है यहाँ पर। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या कहना है, यहाँ पर समझिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या और क्या इसका कहना है। बहुत ही ईजी है, कुछ खास इसमें है नहीं। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपको इतना मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, ये सब आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हो, पूरा डुबाओ या आधा डुबाओ, ठीक है, तो डुबाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जितना इसका वॉल्यूम है ये उतने ही पानी का लेवल को अप कर देगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है। तो क्या बोला गया है कि जितना वेट वो डिस्प्लेस करेगा वाटर, वो उसका उतना ही वॉल्यूम होगा। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया। अच्छा, कब कोई चीज़ फ्लोट करेगा और कब वो सिंक कर जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ द बायोंट फोर्स इज इनफ टू सपोर्ट द ऑब्जेक्ट वेट। अगर बायोंट फोर्स इनफ है उस ऑब्जेक्ट के वेट को सपोर्ट करने के लिए तो चीज़ें फ्लोट करेंगी।
द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस जस्ट इनफ वाटर सो दैट द बाइंड फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट्स। अगर उसे फ्लोट करना है तो बाइंड फोर्स के इक्वल ही उसको, अपने वेट के इक्वल ही उसको बाइंड फोर्स लगाना होगा, तभी कोई चीज़ फ्लोट करेगा, वरना फ्लोट नहीं करेगा। इफ़ इट डिस्प्लेस ए मच वाटर एज पॉसिबल एंड इट डज नॉट मैच द वेट इट विल सिंक। अगर वो अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना ही वाटर को डिस्प्लेस ना कर पाए तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट दैट हैव द डेंसिटी लेस देन द वाटर इज ऑलवेज फ्लोट। और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम होती है वो हमेशा ही फ्लोट करेगा। अब विस्कोसिटी क्या होता है ये समझते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू द प्ले between different layer of the liquid whenever there is a relative motion between this layer of a liquid is called viscosity। मतलब क्या कि आप एक काम करो, एक डब्बा लो, पानी का गिलास लो और इसमें एक बार पानी को नीचे डालो और एक बार शहद को नीचे डालो, तो आप देखेंगे कि जो शहद है वो बहुत आराम से गिर रहा है और जो पानी है वो बहुत फास्ट गिर रहा है। तो मतलब क्या, जो शहद के जो दो लेयर है, ये शहद के मान लीजिए दो लेयर है, तो ये नीचे वाले लेयर को ऊपर वाला लेयर पीछे की तरफ पुश कर रहा है, तो पीछे की तरफ जिस फोर्स से पुश करेगा उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी। तो शहद का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, यहाँ पर यही बात बोला गया है। ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या होता है ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ द विस्कस और ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी of a radius r moving with a terminal velocity v in a liquid coefficient of viscosity eta is given by इतना। ठीक है। मतलब क्या कि आप मान लीजिए एक पानी है आपके पास, पानी का एक कॉलम है, मैं यहाँ पर इसको आप पहले आपको एक पानी का डब्बा बना के दिखाता हूँ। पानी का एक आपके पास मान लीजिए कॉलम है। अब आपने क्या किया, इसमें थोड़ा इसको बना लूँ अच्छे से। अब आपने क्या किया, इसमें कोई मैं एक पानी भर देता हूँ, लिक्विड भर देता हूँ। ठीक है, लिक्विड को डाल दिया इसमें मैंने। अब इसमें अगर आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो अंदर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो अंदर, तो आप जैसे इसको थ्रो करोगे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे से ये अंदर जाएगा एक टाइम पे आकर के इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, इसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर करवाया कि क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी। जिस पॉइंट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए उसको कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। और इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं विस्कस फोर्स। और ये फोर्स डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब आपने कौन सा लिक्विड को लिया, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपने कौन से लिक्विड को यूज़ किया उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना था उस पर भी डिपेंड करेगा, रेडियस कितना कितना था उस पर डिपेंड करेगा। इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या थी उस पर डिपेंड करेगा। और दो कांस्टेंट में डिपेंड करेगा, एक है पाई और एक है 6 पाई इटा आर वी इज़ द विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि क्या होता है विस्कस फोर्स। तो जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। और ये डिपेंड करता है 6 पाई इटा आर बी, जहाँ पर इटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और आर है रेडियस ऑफ द बॉल और स्फीयर और वी है वॉल्यूम। वी क्या है, वॉल्यूम है वी हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, वही मैंने बताया कि जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप इन ए विस्कस लिक्विड, जब एक बॉडी को एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया गया, इट इज़ फर्स्ट एक्सेलरेट एंड देन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। पहले तो ये एक्सेलरेट करेगा, ये तेज़ भागना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे जाकर के एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, उसका इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एंड अटेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने आपको पहले भी क्लियरली समझा दिया। टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको नहीं चाहिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये टू तो टू है कांस्टेंट, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर या बॉडी जिसको भी आपने थ्रो किया उसमें, 9 क्या है, 9 तो आपका कांस्टेंट है, इटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो क्या है तो रो है, देखिए आप रो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जिस बॉडी को आपने फेंका उसकी डेंसिटी। और सिग्मा क्या है तो सिग्मा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी क्या है तो जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दो टाइप के फ्लोज होते हैं, उस फ्लोज को हम पढ़ते हैं लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, देखिए लेमिनार फ्लो है द हाईली ऑर्डर फ्लूइड मोशन कैरेक्टराइज बाय स्मूथ लेयर ऑफ फ्लूइड। मतलब एक ऑर्डर में फ्लूइड फ्लो करेगा, एक के बाद एक लेयर फ्लो करेंगे। द फ्लो ऑफ
हाई विस्कस फ्लूइड सच एज ऑयल्स एट लो वेलोसिटी इज टिपिकली लेमिनार। मतलब ऑयल का फ्लो आपने देखा होगा बहुत ही आराम से, हाई विस्कस फ्लूइड है, बहुत ही आराम से फ्लो करता है, तो उसको हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है कि द हाईली डिसऑर्डर फ्लूइड मोशन, बहुत ही डिसऑर्डर फ्लूइड मोशन होगा, जैसे कि पहाड़ी नदियों में देखा जाता है कि एक के ऊपर एक लेयर चढ़ के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टिपिकली ऑकर्स एट हाई वेलोसिटी एंड इज कैरेक्टराइज बाय द वेलोसिटी फ्लक्चुएशन। वेलोसिटी क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, एक के पहले एक जाने की कोशिश करेगा। द फ्लो ऑफ लो विस्कस फ्लूइड, इस तरह से फ्लो करते हैं। और क्या, सच एज एयर एट हाई वेलोसिटी इज टिपिकली टर्बुलेंट। जो एयर जो बहता है हाई वेलोसिटी में वो भी कैसा होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। ट्रांजिशनल फ्लो क्या होता है, ए फ्लो दैट अल्टरनेट बिटवीन द बिंग लेमिनार एंड टर्बुलेंट। जो लेमिनार और टर्बुलेंट के बीच में है, अल्टरनेट है, वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक पाइप है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाइप का एक पार्ट बहुत ही चौड़ा है, इसकी एरिया, इसका एरिया ऑफ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो यहाँ से जो लिक्विड एंटर करेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी v2, और यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी v1, इसमें डिफरेंस होगा। जिसका एरिया ज़्यादा, अगर मैं इसको बोलूँ a2, इसको बोलूँ a1, तो आप कहेंगे कि a1 का एरिया कम और a2 का एरिया ज़्यादा, इसलिए v2 वेलोसिटी कम होगा और v1 वेलोसिटी ज़्यादा होगा। मतलब जिसका एरिया कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। जिसमें हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर सेम होता है, इसलिए प्रेशर अगर सेम है, एरिया अगर कांस्टेंट है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए डेंसिटी भी सेम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सिर्फ वेलोसिटी ही बचा जो कि कंपनसेट कर पाएगा, एक जगह पे ज़्यादा एक जगह पे कम करके प्रेशर को मेंटेन कर देगा। ये यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर सेम लिक्विड बह रहा है तो डेंसिटी सेम होगा, तो हम डेंसिटी को काट सकते हैं। तो क्या बच गया, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो इसको बोल सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर डेंसिटी सेम हुआ तो डेंसिटी कब सेम होगा, जब लिक्विड, एक ही लिक्विड अंदर जाएगा और एक ही लिक्विड बाहर आएगा, तो ऐसा होता है, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। चलिए, स्टडी वर्सेस अनस्टडी फ्लो क्या होता है ये समझते हैं। द टर्म स्टडी इम्प्लाइज नो चेंज एट अ पॉइंट विथ टाइम। कोई भी चेंज नहीं मिलेगा टाइम के साथ, उसको कहेंगे स्टडी फ्लो। द अपोजिट ऑफ स्टडी इज अनस्टडी फ्लो, और इसके ठीक अपोजिट को क्या कहते हैं, अनस्टडी फ्लो कहते हैं। द टर्म यूनिफॉर्म इम्प्लाइज नो चेंज विथ लोकेशन ओवर अ स्पेसिफिक रीजन। यूनिफॉर्म मतलब हर एक रीजन पे, हर एक लोकेशन पे उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी या कुछ भी सेम होगी, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म, ठीक है। और पीरियडिक किसे कहते हैं, द टर्म पीरियडिक रेफर्स टू द काइंड ऑफ अनस्टडी फ्लो विच द फ्लो ऑसिलेट अबाउट स्टडी मीन। मतलब क्या, एक टाइम के बाद वो अपने फ्लो को फिर से सेम वेलोसिटी पे या सेम पेस पे लेके आ जाए, उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे पीरियोडिक। की एक पीरियड के बाद वो सेम हो जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक कहेंगे, ठीक है। कंप्रेसिबल वर्सेस इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, देखिए कंप्रेसिबल क्या होता है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड रिमेन नियरली कांस्टेंट थ्रू आउट। अगर डेंसिटी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी थ्रू आउट द जर्नी सेम रहे तो उसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल। और कंप्रेसिबल क्या होता है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज ड्यूरिंग फ्लो। अगर बहते टाइम फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है। When analyzing the rocket, spacecraft and other system that involves high speed gas, the flow speed are often expressed by the मैच नंबर। इसको हम लोग मैच नंबर से क्या करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं जब कोई रॉकेट या एयरक्राफ्ट जब यहाँ से मतलब चलता है तो। और ये मैच नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ फ्लो बाय स्पीड ऑफ साउंड से हम लोग मैच नंबर को निकाल सकते हैं। कि अगर कोई साउंड के स्पीड से ज़्यादा चले, जैसे सोनिक फ्लो जो साउंड के स्पीड के बराबर चले, तो ये स्पीड और ये स्पीड सेम हो जाएगा, तो उसका मैच नंबर 1 होता है। सब सोनिक को अगर साउंड के स्पीड से कम चले तो ये नंबर कम हो जाएगा और ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मैच नंबर 1 से क्या होगा, कम होगा। अगर कोई सुपर सोनिक है तो 1 से ज़्यादा होगा, और कोई हाइपरसोनिक है तो 1 से बहुत ज़्यादा होगा मैच नंबर। तो ये मैच नंबर आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि बताइए मैच नंबर क्या होता है सोनिक फ्लो के लिए, और मैच नंबर क्या होता है सब सोनिक फ्लो के लिए, और मैच नंबर क्या होता है सुपर सोनिक फ्लो के लिए, मैच नंबर क्या होता है हाइपरसोनिक फ्लो के लिए, ठीक है। अब हमारा एक और थ्योरम आ चुका है बर्नौलीज थ्योरम, उसको अभी हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए बर्नौलीज थ्योरम को मैं आपको समझाता हूँ। बर्नौलीज थ्योरम को समझाने के लिए मुझे एक ब्लैंक पेज में जाना पड़ेगा, और मैं आपको ब्लैंक पेज में ले जा करके बर्नौलीज थ्योरम को समझा देता हूँ। तो देखिए क्या है बर्नौलीज थ्योरम, कि देखिए 3 टाइप के एनर्जी होते हैं। एक होता है प्रेशर एनर्जी, एक होता है प्रेशर
एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर प्रेशर एनर्जी को P मान लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को हाफ रॉ वी स्क्वायर मान लेता हूँ, और मतलब ऐसा ही होता है, और यहाँ पर रॉ जी एच मान लेता हूँ, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है हमारा। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी मेनली डिपेंड किस पे किया, हम बात को ये समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मेनली डिपेंड किया हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करा किस पे, वेलोसिटी पे। तो अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा पाइप है, एक ऐसा पाइप है, मैं यहाँ पर एक पाइप बना देता हूँ पहले, यहाँ पर एक पाइप को मैंने बना दिया, और आप यहाँ पर देख पाओगे कि पाइप का हाइट से लेकर के इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया सभी को मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। तो यहाँ पर हाइट जो है वो h1 है, और यहाँ पर हाइट जो है वो h2 है। ठीक है, इस जगह पर अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होगा इस जगह के प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होंगे। तो मैं अगर इसको बोलूँ पॉइंट नंबर 1, इसको बोलूँ पॉइंट नंबर 2, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट 1, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 को मैं बोलूँगा हाफ, लिक्विड सेम है तो डेंसिटी सेम होगा, इंटू V1 का स्क्वायर प्लस रॉ जी और हाइट 1 यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेशर 2 प्लस हाफ रॉ V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा रॉ GH2। ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूले को लिख दिया। अब आप देखिए कि ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये है बर्नौलीज थ्योरम, तो ये बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको इसके एप्लीकेशन को भी दिखाऊंगा। ये बर्नौलीज थ्योरम का मोटा मोटा फॉर्मूला था कि एक पॉइंट का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दूसरे पॉइंट के प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। ये बर्नौलीज थ्योरम का कहना है। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको और भी ज़्यादा समझाता हूँ। देखिए प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा दूसरे पॉइंट के प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। तो जैसे यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए हाइट सेम है, इसकी हाइट सेम है, तो दोनों जगह पर पोटेंशियल एनर्जी सेम। यहाँ पर प्रेशर एनर्जी सेम है, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी सेम है। यहाँ पर एरिया सेम है तो वेलोसिटी सेम, यहाँ पर वेलोसिटी सेम। मगर यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा और वेलोसिटी भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से यहाँ को कंपनसेट करना है। इसलिए इसको मैं आपको इसके एप्लीकेशंस को एक और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो कि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशंस में और क्या क्या है। देखिए मान लीजिए एक घर है, मान लीजिए एक घर में बना देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और ये घर में इस तरह से छत लगा हुआ है, इस तरह से छत लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक घर है और इस घर में इस तरह से छत लगा हुआ है। ये रहा छत। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से बना दूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो चीज़ों को समझने में। अब देखिए इस घर में, घर के पास से तूफान चल रहा है मान लीजिए, तो यहाँ से हवा बह रही है, बहुत तेज़ हवा बह रही है। और घर के अंदर जो हवा है उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। मैं मान लेता हूँ ये V1 है और ये V2 है। V1 बहुत ही ज़्यादा कम है, V1 बहुत ज़्यादा कम है और V2 बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है यहाँ के काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में। चूँकि हाइट का ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, अगर मैं बोलूँ तो इसकी हाइट यहाँ से h1 है और हवा की हाइट यहाँ से h2 है। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आया, इतना ही डिफरेंस आया, तो हाइट का ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करता था, और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस
और पोटेंशियल एनर्जी सेम, मगर मुझे ओवरऑल एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए इक्वल करना होगा। मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाले पॉइंट का इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाले पॉइंट का। चूँकि मैंने देखा यहाँ पर कि हाइट सेम होने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, और काइनेटिक बहुत ही ज़्यादा अंदर वाले पॉइंट का बहुत ही कम और बाहर वाले पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा, तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अब मुझे इक्वल करने के लिए आप मान लीजिए ये आउट है, ये आउटसाइड है, ठीक है, और ये इनसाइड। अब मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना होगा कि आउटसाइड में तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे प्रेशर एनर्जी को कम करना होगा, तब ये इक्वल होगा, और अंदर वाले प्रेशर एनर्जी को ज़्यादा करना होगा, तब ये इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कम है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कम है, तो यहाँ का प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ से ये छत को धक्का मारेगा, अंदर से एक फोर्स बिल्ड होगा घर के अंदर जो छत को धक्का मारेगा। और बाहर का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बाहर का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए बाहर में जो प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर कम होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स प्रेशर एनर्जी को कम होना पड़ेगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी को ज़्यादा होना पड़ेगा, और घर का छत हवा के अंदर के प्रेशर की वजह से उड़ जाएगा, ना कि बाहर के प्रेशर की वजह से। आप समझ पा रहे हो कि तूफान आने पर घर का छत क्यों उड़ेगा? क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसके कारण घर का छत बाहर की ओर चला जाएगा। यही अगर आप घर के खिड़कियों को खोल देते हो, यही अगर आप घर के खिड़कियों को खोल देते हो, दरवाजे को खोल देते हो, पूरा दरवाजे खिड़की को खोल देते हो, तो अंदर भी एयर का फ्लो बढ़ जाएगा। बाहर में जो तूफान हो रहा है उसके एयर का फ्लो अंदर की ओर भी बढ़ जाएगा, जिससे अंदर भी एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया तो प्रेशर एनर्जी अपने आप कम जाएगा। तो अगर तूफान हो तो घर के खिड़की दरवाजे को क्यों खोला जाता है, मैंने आपको ये बर्नौलीज थ्योरम से एक्सप्लेन कर दिया है। बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपको, बस कौन से एनर्जी सेम होते हैं वो आपको पूछा जाएगा। जैसे देखिए बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन प्लेन को उड़ाने में भी है। यहाँ पर 4 टाइप के फोर्स काम करते हैं। जो ब्लू वाला फोर्स है वो क्या है, वो है वेट ऑफ द बॉडी है। जो ग्रीन फोर्स है वो क्या है, वो लिफ्ट है, जिससे अगर प्लेन को लिफ्ट करना होता है तो इस फोर्स को बढ़ा देते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि लेफ्ट और राइट में जो दिख नहीं रहा है हमें, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और वेक्टर सम ऑफ ऑल द बॉडी फोर्स को हम लोग वेक्टर सम करके, जो फोर्स ज़्यादा होता है, अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हुआ तो प्लेन नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होता है तो प्लेन ऊपर चला जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, उसे समझते हैं। देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मतलब अगर लिक्विड के फिल्म के ऊपर एक छोटे एरिया में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको कहेंगे सरफेस टेंशन। और इसी सरफेस टेंशन को यूज़ करके जो भी कीट पतंगे हैं, मच्छर वगैरह है, वो पानी पे बैठ सकते हैं, क्योंकि पानी में एक टेंशन, तनाव बना हुआ रहता है, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। कितना वर्क किया जा रहा है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, बाई इन कितना सरफेस एरिया बढ़ा, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। जैसे कि आप मान लीजिए एक कपड़े को जोर से खींचते हो, तो आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, और वो कपड़ा खींच भी जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। और आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हो, वो आगे नहीं बढ़ता है, तो वो सरफेस टेंशन का क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली इक्वल होता है सरफेस एनर्जी के, और मैंने यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम को भी समझा दिया आपको। तो मोटा मोटा मैंने सभी चीज़ों को आपको क्लियर करवा दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसके वीडियोस को मैं लेके आऊँगा। तो आप लोग तैयार रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.